नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुणाल अग्रवाल है और आज हम एक एनएफओ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। तो इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो है एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। ये नाम बहुत बड़ा है। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इनका स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फंड मैनेजर कौन है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो हम इन कुछ एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम इन्होंने कंपैरिजन दिखाया है, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि अगर तो आपने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता जो कि सिर्फ निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करता है एज कंपेयर टू एक निफ्टी 500 वैल्यू 50, तो आपके जो रिटर्न्स होते, ये इन्होंने रिटर्न्स कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट 20 इयर्स के, 2000 सितंबर 2005 से, तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स के। तो 20 इयर्स में अगर निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करते हैं आप किसी म्यूचुअल फंड में, तो आपका जो रिटर्न आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 12 टाइम्स, सीएजीआर आएगा 14.5%। यही अगर आप निफ्टी 500 वैल्यू 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ आपकी सीएजीआर बढ़ के आ जाएगा 17.2%, जो कि होता है 19.3 टाइम्स ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स। तो ये इन्होंने एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे दिया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते किसे। वैल्यू इन्वेस्टिंग का यहाँ पर इनका मतलब है टू फाइंड द राइट डील्स इन द मार्केट विच मच लाइक स्पॉटिंग डिस्काउंट्स इन योर डेली शॉपिंग। मतलब कोई ऐसा स्टॉक जिसकी वैल्यू, इनको वैल्यूएशन जिसकी अच्छी लग रही है और अभी एक डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर करेक्टेड वैल्यू या फिर लोअर देन फेयर वैल्यू पे इनको मिल रहा है, तो उन स्टॉक्स पे फोकस करना इज द वैल्यू इन्वेस्टिंग आइडिया दैट दे आर पुटिंग अप। इसके बाद वो बता रहे हैं इंडेक्स मेथोडोलॉजी ओवरव्यू। तो इसमें यूनिवर्स मतलब जो इनका जो एरिया है जिसमें से स्टॉक्स पिक करेंगे वो रहेगा निफ्टी 500 इंडेक्स। एलिजिबिलिटी में उन्होंने बोला है कि द निफ्टी 500 इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ कंपनीज दैट आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड लिक्विडिटी। This way, only those companies which have achieved certain level of market capitalization and trading activity are considered. निफ्टी 500 में वैसे कौन सा स्टॉक रहेगा कौन सा नहीं, ये एक म्यूचुअल फंड का भी डिसाइड नहीं करता, एनएससी एक्सचेंज डिसाइड करता। स्टॉक स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इन्होंने चार क्राइटेरियाज यहाँ पर डिस्कस करे। सबसे पहला है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पी रेशियो। दूसरा है प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड। बेसिकली इन 500 कंपनीज को ना ये लोग स्कोर देते हैं इन चार कॉलम्स में, बेसिक पीई, पीबी, पीएस और डिविडेंड यील्ड। तो समझ लीजिए 500 कंपनीज हैं, तो इनका क्राइटेरिया कैसे रहेगा कि टॉप 50 कंपनीज, सबसे पहले वो पीई को स्कोरिंग देंगे। तो टॉप 50 कंपनीज में मान के चलिए कि टॉप 50 कंपनीज को वो स्कोर दे देंगे 1, लोएस्ट टू हाईएस्ट पी के में अरेंज करने के बाद। तो टॉप 50 को दे देंगे 1, फिर 51 टू 100 को देंगे 2, फिर 101 टू 150 को देंगे 3। तो ऐसे करते करते वो 500 तक स्कोरिंग देंगे पीई की। फिर ऐसे ही पीबी को भी लोअर टू हायर अरेंज करके उसको भी ऐसे स्कोरिंग देंगे। तो ऐसे चारों कॉलम्स में स्कोरिंग देने के बाद फिर वो टोटल कैलकुलेट करेंगे कि टोटल में किन किन कंपनीज का सबसे कम स्कोर है इन चारों को मिला के। अब हम नीचे देखें तो इन्होंने कुछ वैल्यूएशन मल्टीपल्स के बारे में बात किया है, वही पीई, पीबी एंड डिविडेंड। तो इन्होंने पास्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 6 इयर्स को कंपेयर किया है एक चार्ट में, जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर आप टोटल निफ्टी 500 का पी देखें तो थोड़ा सा हायर साइड पर आए, पर अगर निफ्टी 500 में से जो वैल्यू 50 स्टॉक्स हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू वाले स्टॉक्स रहे होंगे, अगर हम उनको देखें तो पी कम रहता है, 26 से सीधा हाफ हो जाता है 13, जो कि बेटर है। वैसे ही बुक वैल्यू टू प्राइस, वो भी रेशियो देखे तो 4.57 से रिड्यूस होके लेस देन, मतलब 50% से भी कम आके आता है 1.9। फिर हम आते हैं डिविडेंड यील्ड परसेंटेज पे, तो निफ्टी 500 का डिविडेंड यील्ड है 1.05% ही है, और अगर हम वैल्यू 50 कंपनीज को पिक करते हैं तो उनका डिविडेंड यील्ड 2.79% आता है। अब इन्होंने बताया कि स्टॉक सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, क्राइटेरिया वैल्यू को पिक करने के लिए वो उन्होंने ऊपर बता दिए थे, अब बता रहे हैं कि हम स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे। द 50 स्टॉक्स विद द हाईएस्ट वैल्यू स्कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक क्राइटेरिया रखेंगे वैल्यूएशन का, उसमें जो हाईएस्ट होंगे स्कोर्स, यहाँ पर उल्टा होगा, जैसे मैंने बताया था कि 0 to 50 कंपनीज को 1 देंगे स्कोर, तो यहाँ पे 1 ना दे करके हायर स्कोर देंगे 10, फिर 51 to 100 को 9 स्कोर देंगे, ऐसे करके। तो
इन्होंने बोला है कि द 50 स्टॉक्स विद द हाईएस्ट वैल्यू स्कोर्स आर चूजन फॉर द इंक्लूजन इन द इंडेक्स. These stocks are deemed to offer the most attractive valuation opportunities within the Nifty 500 universe. तो उस पूरे 500 स्टॉक्स के पूल में इनको इस तरह से वो 50 स्टॉक्स जो कि हाईएस्ट वैल्यू दे रहे हैं एक पॉइंट इन टाइम पे, वो ऐसे पिक करने वाले हैं. फिर इन्होंने बताया कि वेटेज हम कैसे किसको कितना देंगे. तो स्टॉक वेटेज जो दी जाएगा, तो ई स्टॉक वेट इन द इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैल्यू स्कोर. अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली पब्लिक शेयर होल्डिंग ही होती है. यूजुअली प्रोमोटर्स की होल्डिंग को फ्री फ्लोट में काउंट नहीं होता, क्योंकि उनका एक लॉक इन पीरियड भी होता है काफी, मतलब लिस्टिंग होने के बाद खास करके, और काफी प्रोमोटर्स उसको सेल ऑफ भी नहीं करते. तो पब्लिकली ट्रेडेड जो शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स की क्वांटिटी होती है, उसको ही फ्री फ्लोट में कंसीडर करा जाता है. फिर उसके बाद आता है सेक्टर कैपिंग, कि ठीक है इन्होंने 500 कंपनीज में से 50 स्टॉक्स तो सेलेक्ट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, पर ऐसा ना हो कि उन 50 में से 25 स्टॉक, ऐसे 25 तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 स्टॉक एक ही सेक्टर के हैं. तो इन्होंने सेक्टर कैपिंग भी कर रखी है कि ठीक है हम एक सेक्टर में एट मैक्स 25% इन्वेस्ट करेंगे उसके अगर स्टॉक्स आते हैं तो, टू प्रोवाइड अ बैलेंस रिप्रेजेंटेशन एंड ब्रिंग डाउन सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क. तो ऐसा ना हो कि वो एक थीमेटिक फंड ना बन जाए अगर तो वो एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर दे. अब इसके बाद आता है स्टॉक की कैपिंग कितनी होगी, कि एक स्टॉक में एट मैक्स वो कितना इन्वेस्ट करेंगे. तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम 5% एट मैक्स करेंगे. अब एक टाइम पे इस फंड में 50 स्टॉक्स होने वाले हैं, तो ऑन एन एवरेज तो 2% ही इन्वेस्टमेंट होगी. तो एट मैक्स किसी स्टॉक में 5% इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो ऑब्वियसली और स्टॉक्स में कम ही होगी रिमेनिंग. तो इन्होंने वही बोला कि हम एट मैक्स 5% रखेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि सभी में 5% होगा. ऐसा तो सिर्फ इनके फंड में सिर्फ 20 कंपनीज सिलेक्ट होंगी, तो होंगी तो 50 कंपनीज ही एक टाइम पे. फिर इसके बाद वो पॉइंट कह रहे हैं रीबैलेंसिंग का, कि हम रीबैलेंसिंग मतलब हम, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये इनका वैल्यूएशन स्कोर होगा, तो वैल्यूएशन स्कोर ये नहीं कि इन्होंने आज डिसाइड किया तो वो जिंदगी भर चलेगा, नहीं. अब वो वैल्यूएशन स्कोर चेंज होता रहेगा, क्योंकि पी चेंज होगा, पीबी चेंज होगा, प्राइस टू सेल्स रेशियो चेंज होगा, डिविडेंड यील्ड चेंज होगा, हर एक कंपनी का चेंज होगा. तो उन्होंने इसके लिए एक रीबैलेंसिंग का तरीका बताया कि हम रीबैलेंसिंग किस फ्रीक्वेंसी से करेंगे. तो यहां पर वो बोल रहे हैं हम सेमी एनुअल रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे. तो इंडेक्स इज रिव्यूड एंड रीबैलेंस्ड एवरी जून एंड दिसंबर यूजिंग डेटा अप टू मई एंड नवंबर. तो जून में बैठेंगे, मई तक का डेटा देखेंगे पिछले 6 महीने का. वैसे तो पिछले 6 महीने का भी नहीं देखा जाए तो पूरा पास्ट का ही देखेंगे, क्योंकि पी तो पूरे एक साल का देखा जाता है. इसमें क्या होगा, जैसे 50 कंपनीज इन्होंने डे 1 पे सिलेक्ट करी, 6 महीने बाद हो सकता है कि उन 50 में से कोई 5-8 कंपनीज के स्कोर कम हो गया, वैल्यू स्कोर जो उन्होंने डिसाइड किया, उसकी जगह पर कोई और कंपनी आ गई, उनको वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, तो वहां पर ये चेंज कर लेंगे. इसके बाद फिर वो बात कर रहे हैं एडहॉक रीबैलेंसिंग की. अब ये तो हो गया कि ठीक है हम साल में 2 बार तो करेंगे, तो मिनिमम रीबैलेंसिंग हो गया. अब कभी एडहॉक बेसिस पे इनको रिबैलेंसिंग करनी पड़ गई, तो वो कब करेंगे, वो तब करेंगे जब अगर तो स्टॉक हो गया सस्पेंड, डीलिस्ट हो गया, या फिर उस कंपनी में जिस भी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उसमें एक नोटेबल कॉर्पोरेट चेंज आ गया, एक बड़ा कॉर्पोरेट चेंज आ गया, टॉप मैनेजमेंट चेंज हो गया, डायरेक्टर चेंज हो गया, प्रोमोटर चेंज हो गया, और एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ रहा है. तो वो दोबारा देखेंगे अच्छा इस कंपनी का वैल्यू स्कोर क्या है, और वैसे भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से भी कि इस कंपनी को अभी फंड में या फिर इंडेक्स में रखना है कि नहीं. अब बात आती है कि अब ये बता रहे हैं कि वाई वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग अ पावरफुल स्ट्रैटेजी, ऐसा क्यों है. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्पॉटिंग हिडन अपॉर्चुनिटीज, छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज हम पता कर सकते हैं. तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज लाइक फाइंडिंग अ ग्रेट बार्गेन. ग्रेट बार्गेन का मतलब हो गया कि हमें कोई चीज, अच्छी चीज सस्ते में मिल गई. तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का, क्योंकि हमने बताया ऊपर की 4 क्राइटेरियाज हैं, तो ऑब्वियसली अगर पी हमें नीचे मिल रहा है, पी रेशियो नीचे है, पीबी रेशियो नीचे है, तो वो कंपनी सस्ती है ऑब्वियसली. तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि हमें देखना है कि अच्छा ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि अगर हम देखते हैं आज के टाइम पे भी कई कई स्टॉक्स जो है 70 के पी, 100 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हमें कोई कोई कंपनी ऐसी मिल जाती है जो 15, 18, 19 के पी पे है, और जैसे, और बल्कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह तो वो तो 6-7 की पी पे रही है, तो ऐसी एक हमें कोई कंपनीज मिल जाती है और उसमें हम बाकी 2-3 क्राइटेरियाज भी देखते हैं, तो वो एक ग्रेट बार्गेन, एक अच्छी सस्ती इन्वेस्टमेंट हो जाएगी. तो एक तो उसका फायदा. सेकंड, इट फोकसेस ऑन स्टॉक्स दैट आर अंडर वैल्यूड नाउ बट हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज द वैल्यू ओवर टाइम, कि आज अंडर वैल्यू है पर ऐसा नहीं कि हमेशा ही अंडर वैल्यू रहे. सेकंड, इसका जो
बेनिफिट है इस वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग का, वो है अडेप्ट्स टू मार्केट साइकिल्स. दिस अप्रोच टेंड्स टू डू वेल व्हेन द मार्केट्स आर रिकवरिंग बिकॉज अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ऑफ्टन गेन मोर एज द मार्केट इंप्रूव्स. अब इसका मतलब ये हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक बेरिश मार्केट में बैठे हैं, बुलिश मार्केट में नहीं है. तो बेरिश मार्केट में अगर आप एक सस्ती कंपनी, अच्छी और सस्ती कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो, तो जब मार्केट का फेज बेयर से बुल में जाता है, एक अप ट्रेंड की तरफ जाता है, तो उस कंपनी के ऊपर जाने के चांसेस या फिर उसमें परसेंटेज वाइज गेन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जो हाई वैल्यू वाली कंपनी. अब इन्होंने यहाँ पे एक चार्ट भी दिया छोटा सा, जिसमें इन्होंने बताया है कि बुल मार्केट में, अगर बुल मार्केट है तो वैल्यू वाले जो शेयर्स हैं उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज आता है, उसमें आता है 35% ऑलमोस्ट. यही अगर निफ्टी 500 को ओवरऑल देखा जाए तो 30%. बेरिश मार्केट में ये करेक्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट 49%. और निफ्टी 500 थोड़ा कम होता है ऑब्वियसली, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, 500 कंपनीज है और वहां कहां 50 कंपनीज है. बट बेरिश मार्केट के बाद जो रिकवरी आती है उसमें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न का फर्क. तो यहां पर वो यही कह रहे हैं कि जब बेरिश से रिकवरी में आते हैं तो रिटर्न ज्यादा होता है अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं. अब इसका हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर ये बताएं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग ऑफर्स सस्टेनेबल ग्रोथ इन द लॉन्ग टर्म बाय फोकसिंग ऑन स्ट्रॉन्ग बट अंडर वैल्यूड कंपनीज. तो एक सस्टेनेबल अप्रोच है, क्योंकि हम एक तो हर 6 महीने में हम दोबारा रीअसेस भी कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी होना चाहिए, कौन सी नहीं होना चाहिए. सेकेंड जो बेनिफिट है वो ये है कि आपने एक लो वैल्यूएशन पे खरीदी है कंपनी, तो उसके नीचे गिरने के चांसेस भी कम है और ओवर द ईयर्स आपको रिटर्न्स भी बेटर मिलते हैं. और एसआईपी के अगर के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है. वो इसलिए क्योंकि एट एनी पॉइंट कंपनी का फोकस तो यही है ना कि मैं लो वैल्यू पे कंपनी खरीदूं, जो अच्छी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन अभी लो चल रही है मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं. तो आप शायद एक बुल मार्केट में भी एक करेक्टेड स्टॉक में ही इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू दिस एसआईपी और थ्रू दिस म्यूचुअल फंड. तो उसका एक बेनिफिट है. अब हालांकि इन्होंने यहां पर भी एडवांटेजेस ही बताए हैं कि क्यों हमें वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए, बट इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली एडवांटेजेस मेंशन करे हैं कि एक टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है. सेकंड, वही स्टॉक्स को हम एक लोअर प्राइस पे एक्वायर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बुल मार्केट में एक ऑल टाइम हाई को स्टॉक को ले रहे हैं. हो सकता है कि वो ऑल टाइम हाई पे भी हो पर तब भी वो अपनी फेयर वैल्यू से नीचे हो. तो यहाँ पर वो बात चल रही है कि एट अ लोअर प्राइस. फिर पोटेंशियल फॉर कंसीडरेबल रिटर्न्स, क्योंकि हमने एक लो वैल्यूएशन स्टॉक पे करा है तो ऑब्वियसली परसेंटेज वाइज में रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं. और डाइवर्स स्टॉक सिलेक्शन, 500 कंपनीज हैं उसमें से हमें 50 कंपनीज सिलेक्ट करनी है, तो हमारे पास लार्ज मिड और स्मॉल कैप हर तरह के हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये एडवांटेजेस है, काफी फ्लेक्सिबल है. फिर हम आते हैं इसके बाद ओवरव्यू में, इन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं पर इन्होंने फंड मैनेजर्स के बारे में बताया, तो हम फंड मैनेजर्स के बारे में देखते हैं. सबसे पहले जो इसमें इसमें दो फंड मैनेजर्स हैं. सबसे पहले है मिस्टर कार्तिक कुमार एंड सेकंड है मिस्टर हितेश दास. इनका वर्क एक्सपीरियंस देखें तो इनका 14 ईयर्स का है कार्तिक जी का, और हितेश का है 12 ईयर्स का. इसमें हमारे पास लिंक भी दे रखा है कि ये लोग ऑलरेडी कितने स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं फिलहाल. तो ये वाला तो पहले स्कीम अभी एनएफओ ही है, तो अभी लिस्ट ही नहीं हुई, तो हमें इसमें कुछ डेटा नहीं दिखेगा. पर अगर हम एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड देखें, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, तो आप देखेंगे और ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूं सिंस इंसेप्शन से. सिंस इंसेप्शन से अगर हम देखें तो बेंचमार्क रिटर्न रहा है 19.17% और इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो दिया 18.82. अब इसमें ना इंसेप्शन की डेट नहीं दी, पर अगर मैं 5 ईयर्स सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ वो बताते हैं कि ये फंड लॉन्च हुआ था 2019 में, मतलब कोविड से पहले. और यहाँ पे रिटर्न्स भी आप अब आपको देख के भी ये लगेगा कि हाँ ये बेंचमार्क से तो कम है. अब ये इसलिए भी हो सकता है कि बेंचमार्क से कम है क्योंकि यहाँ पर ना टॉप 100 कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आइडियली ये बेंचमार्क के आसपास ही रहेगा, मतलब 0.5% ऊपर नीचे वाली बात है. क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि अच्छा इन 100 कंपनीज में से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ. यहाँ पर एक निफ्टी 100 कंपनीज में ही वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे तो जैसा मतलब इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही वो फंड भी करेगा. तो ये निफ्टी 50 वो इंडेक्स फंड जैसा ही है एक तरह से. इसके बाद हम इनके और फंड्स देखते हैं. ये है एक्सेस क्वांट फंड है इनका. इसके बारे में इन्होंने कुछ दिया नहीं है, ना नाम से पता चल रहा है कुछ. और पर आप रिटर्न्स देखें पिछले एक साल का तो 40% तो ज्यादा ही दिखाएगा. हम 5 साल का देखते हैं तो ये भी 2021 में ही आया है. तो सिंस इंसेप्शन देखें तो 1% ऊपर का रिटर्न दिया है.
ऐसे ही आर्बिट्राज फंड जो है इनका, इसमें सिंस इंसेप्शन देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट 1% का फर्क है। ये एक्सेस निफ्टी 500 इंडेक्स भी शायद इन्होंने अभी लॉन्च किया है जुलाई में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनका नेक्स्ट 50 इंडेक्स। ये भी इंडेक्स फंड है तो ऑलमोस्ट सेम सा ही रिटर्न रहा होगा, देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है, फिर भी मतलब लगभग 1% का फर्क है। फिर मिड कैप 50 इंडेक्स फंड, मतलब जहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इंडेक्स फंड ही है तो वहां मैं कुछ मतलब वहां पर तो वो शायद कुछ नहीं कर सकते, वहां पर उनके पास कुछ है ही नहीं करने को। तो यहाँ पर इन्होंने मिड कैप 50 इंडेक्स फंड में किया, पर यहाँ पर मतलब बेंचमार्क से तो कम ही परफॉर्मेंस रही है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ही बेंचमार्क से कम ही है सिंस इंसेप्शन। फिर 50 इंडेक्स फंड, फिर ये इंडेक्स फंड ही आ गया, यहाँ पर ही बेंचमार्क से, मतलब वैसे तो इंडेक्स फंड्स हैं पता नहीं बेंचमार्क से भी नीचे, सारे ही नीचे हैं, कोई ऊपर भी नहीं है। ये भी देखें तो आईटी वाला जो है थोड़ा इनका बेटर रहा है, इसमें इनका 3% का गेन है। फिर इक्विटी ईटीएफ फंड ऑफ फंड स्कीम है, इसमें भी इसे इंसेप्शन देखें तो फिर इन्होंने अंडर परफॉर्म ही किया है बेंचमार्क से। ये तो शायद नए नए आए हैं, इसमें तो कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास। तो मोस्टली में तो इनके हैंडल्ड फंड्स में तो अंडर परफॉर्मेंस ही दिख रही है। एक बार हम दूसरे जो फंड मैनेजर है ना उनका भी देख लेते हैं रिकॉर्ड, कैसा है उनका रिकॉर्ड। दूसरे फंड मैनेजर थे हमारे हितेश दास, तो इनका देखते हैं। इनका हो सकता है कि दोनों मिलके ही बहुत सारे फंड्स में काम करते हो, इनकी टीम सेम ही हो, ये भी हो सकता है। और मुझे नाम भी ऑलमोस्ट सेम से दिख रहे हैं। इनके पास मल्टी कैप फंड है, मल्टी कैप में एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है कि हाँ आप जिस टाइम पे आपको जो सा मार्केट कैप या मतलब आपको जैसे लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप जिसमें आपको अच्छा लग रहा है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अपना इनपुट्स मतलब अपने एफर्ट्स कह लो आपकी, या फिर अपना मैनेजमेंट अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे देखें तो रिटर्न है मतलब 2% बेटर है बेंचमार्क से, तो आउट परफॉर्म किया बेंचमार्क को बाय 2%, अच्छा है। ठीक है, 2% भी काफी होता है। यहाँ देखें तो ये तो इंडेक्स फंड है, ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब उससे बल्कि नीचे ही है। हो सकता है कि ये एक्सपेंस रेशियो की वजह से हो, बाकी मुझे पता नहीं कि ये इतना इतना सभी में अंडर परफॉर्मेंस कैसा है बेंचमार्क से। फिर एक्सेस फोकस्ड फंड भी देखें तो कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्मड ही है। फिर एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये थोड़ा सा बेटर है, ऑलमोस्ट 2% का बेटर परफॉर्मेंस है। फिर फ्लेक्सी कैप में भी थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस है। निफ्टी आईटी हमने पहले भी देखा था, शायद ये दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं उस पर भी। फिर एक्सिस इक्विटी सेविंग्स फंड, ये इन्होंने 1 साल का है, अगर सिंस इंसेप्शन देखें तो यहाँ पर भी स्लाइटली बेटर है 1% का। आइडियली तो वैसे अगर बेंचमार्क को ना, मुझे ऐसा लगता है कि बेंचमार्क को अगर 2-3% भी ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, मतलब 2-3% अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर वो बीट कर रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छी बात है। पर ये सारे शॉर्ट टाइम फ्रेम के थे, और मतलब सिर्फ आईटी के अलावा तो कोई दिखा ही नहीं जिसमें हाँ मतलब आउट परफॉर्म किया हो। यहाँ पर है थोड़ा सा आउट परफॉर्म करा हुआ, तो मुझे लगता है 5 साल से पुराना ही है, क्योंकि 5 साल का डेटा दिख रहा है, इसमें डेट नहीं आ रही कब से स्टार्ट हुआ है। तो उस हिसाब से तो ये भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वैसे स्मॉल कैप ही होती है, स्मॉल कैप ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो बात भी है। तो ठीक है, मतलब अब पास्ट परफॉर्मेंस देखे तो थोड़ा अब कुछ कह नहीं सकते, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठीक है। मतलब ये भी नहीं है कि ठीक है आपको बेंचमार्क से बहुत ही ज्यादा खराब रिटर्न्स मिलने वाले हैं, आप बेंचमार्क रिटर्न्स तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और उससे थोड़ा सा बेटर भी कर सकते हैं 1-2%, क्योंकि यहाँ पर वही है फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपना दिमाग लगा सकते हैं कि ठीक है इन 500 में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो एक बेनिफिट रहता है। तो हो सकता है कि कुछ परफॉर्मेंस आए। फिर इसके बाद हाउ एक्सेस निफ्टी, वो मेरे ख्याल से घुमा फिरा के उन्होंने वही बातें बोली हैं, टारगेटेड स्टॉक सिलेक्शन और 500 कंपनीज में से करेंगे, मल्टी कैप अप्रोच है क्योंकि 500 में अलग अलग कैप की कंपनीज होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है, हर म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बेटर होता है। फिर इन्होंने कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, फिर इन्होंने रिस्क रेटिंग दी है, वेरी हाई रहेगी। तो मोटा मोटी देखें तो ये तो उन्होंने एक बता रखा है कि ठीक है इस फंड में वो कैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब एनएफओ आता है ना कोई भी, तो आइडियली अब हमें एनएफओ में नहीं पता कि इस कंपनी ने पास रिटर्न्स कैसे दिए, वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे हमने ये जान लिया, पर पास रिटर्न्स कैसे दिए हमें नहीं पता। उन्होंने बस इतना बता दिया कि बेंचमार्क रिटर्न कैसा था। तो मैंने कोशिश करी कि सेम फंड क्या किसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी लॉन्च किया था कि नहीं। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया ना, मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया है, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ यूटीआई का दिखा कि यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। अब मैंने फिर ग्रो के ऐप में इसको खोला भी,
तो अगर हम इसमें देखें तो ये फंड कब लॉन्च हुआ था और सबसे इसमें रिटर्न कितने दिए? ये फंड लॉन्च हुआ था, 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ हुआ है ये तो, 2023 18 में। अगर देखें अप्रैल में, बल्कि अप्रैल एंड में, तब इसकी एनएवी 10 रुपए थी। 10 रुपए रहती है यूजुअली स्टार्टिंग में, तो कुछ अब तो 1 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था और इनका एनुलाइज रिटर्न जो रहा है वो रहा है 65%। अब इसके बाद एक्सिस बैंक लेके आया है। तो मतलब हमारे पास बहुत पुराना डेटा तो नहीं है, ना कोई एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है। हाँ, इससे अगर हम देख सकते हैं कि हाँ 1 साल मतलब एनुलाइज रिटर्न जो है वो ऑलमोस्ट 65% है। पिछले 1 साल में मार्केट वैसा ने वैसे भी रिटर्न बहुत अच्छे दिए हैं, तो इतना पुराना डेटा है भी नहीं हमारे पास देखने के लिए। अब इसमें ये देखें ना कि इन्होंने कंपनीज में भी कितने में इन्वेस्ट किया है, तो आप देखो इन्होंने ना 50 कंपनीज में ही किया है, देखो इन्होंने भी। अब पर इनकी जो होल्डिंग है ना, इनका क्राइटेरिया अलग रहा होगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि 5.86% है, किसी का 5.46, 5.29, तो ये तो 5% से भी ऊपर चले गए। और उन्होंने कैपिंग कर रखी है 5%, तो वो एक कंपनी में मैक्स टू मैक्स 5% ही करेंगे। तो वहीं इन्होंने कुछ कंपनी से बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट करी होगी, जैसे जम्मू कश्मीर बैंक में सिर्फ 0.15%, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में 0.26%। अब ये वेटेज अब यूटीआई ने कैसे दिया पता नहीं, पर एक्सेस तो उसके बेसिस पे देगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, जैसा उन्होंने बोला था। और बाकी स्कोरिंग के बेसिस पे भी है ही, मतलब जितना बेटर स्कोर होगा उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब उसमें ज्यादा कन्विक्शन आएगा। तो वो चीज है। तो पास्ट का तो कोई हमारे पास म्यूचुअल फंड नहीं है। इन्होंने भी जो डेटा दिया है, मुझे ये नहीं पता सही बताऊं कि ये उन्होंने पास्ट 20 ईयर्स का डेटा दिया है, हो सकता है कि जिस बेसिस पे ये लोग इन्वेस्टिंग करेंगे इन द फ्यूचर, उन्होंने उसको बैक ट्रैक किया हो पिछले 20 साल के डेटा में। अब वो कैसे किया होगा कैसे नहीं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे क्या क्या पी रेशियो रहा होगा, पीबी रेशियो, क्योंकि रेशियोज के ऊपर है, कोई चार्ट के बेसिस पे तो है नहीं। तो पता नहीं इनके पास डेटा कहां से आया है ये 20 साल का, ये मुझे क्लियर नहीं है ना। इन्होंने वैसे इन्होंने सोर्स लिखा है यहाँ पे कि एनएससी एंड बीएससी इंडाइसेस डेटा फ्रॉम 30 सितंबर 2005 टू 30 अगस्त, पास्ट परफॉर्मेंस। जरूरी नहीं है कि पहले जो जैसे थे वो आगे रहेंगे, वो तो वो एक रिस्क तो रहता ही है ऑब्वियसली। इसको हमें एक प्रॉमिस गारंटी, ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमने एनएससी बीएससी से लिया है, तो फिर मैंने इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख लेते हैं। मैंने जब सर्च किया ना, तो निफ्टी इंडाइसिस में भी आ गया ये निफ्टी 500 वैल्यू 50। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें एक तो मेरे पास इसमें भी मैं देख रहा था कि ये जो चार्ट ही बन के आ रहा है ना, ये तो सिर्फ मंथली बेसिस पे देखते हैं, क्या पता पुराना टाइम आए। नहीं, ये तो अगस्त 4 से आ रहा है। अब ये पता नहीं कैसे होता है क्या नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता कि ये द इंडेक्स। अब हाइलाइट्स में देखते थे, इंडेक्स हैज अ बेस डेट ऑफ अप्रैल, अच्छा 2005 का है। बेस वैल्यू थी 1000। ये इंडेक्स है ऑलरेडी, जिस इंडेक्स की वैल्यू 14,726 है। निफ्टी 500 वैल्यू 50 एक इंडेक्स ही है। अब ये इंडेक्स ही है और इंडेक्स में ही किसी बेसिस पे चेंज होता है। तो इंडेक्स इन्होंने बताया 2005 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर भी इंडेक्स में 550 कंपनीज हैं, जिसका विद हायर पी अर्निंग टू पी, अच्छा उल्टा देख रहे हैं, ईपी ईपी तो हायर हो जितना अच्छा है, वरना पी देखते तो लोअर होना चाहिए। वैसी बुक वैल्यू, सेल्स टू प्राइस, तो वो उसी बेसिस पे कर रहे हैं। सिलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ द इंडेक्स, द वेट ऑफ ई स्टॉक इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स वैल्यू एंड फ्री। तो ये सेम ही क्राइटेरिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखें ना, तो इनकी पास ना ये इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब इस इंडेक्स में फिलहाल स्टॉक्स कितने हैं। तो मुझे लगता है ये इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसमें शायद खुद से कुछ रिसर्च या वो कुछ करने वाले नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 50 कंपनीज की लिस्ट है, तो हो सकता है ये इंडेक्स भी हर 6 महीने में चेंज होता हो, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती हो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इंडेक्स फंड इशूअर है यूटीआई म्यूचुअल फंड। जो यूटीआई का हमने फंड देखा, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये एक इंडेक्स है, मतलब पहले तो पढ़ के ऐसा लग रहा था कि ये एक इंडेक्स नहीं है, हालांकि इंडेक्स वर्ड लिखा हुआ है, वो पता नहीं था कि ऐसा इंडेक्स ही होता है। तो अब ये नहीं पता कि जब ये रीबैलेंसिंग करेंगे हर 6 महीने में, तो ये खुद से अपनी जजमेंट के हिसाब से करेंगे कि इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके हिसाब से। तो फिलहाल अब हम आते हैं कि डिसीजन कैसे लें, क्योंकि तो डिसीजन आप बस इस बेसिस पे लिए कि इस इंडेक्स ने पिछले 20 सालों में कैसा रिटर्न दिया है, जो कि 17.2% है। तो अगर हम निफ्टी 50 का इंडेक्स देखें तो उसके अगेंस्ट में तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, वहां तो 12-13% हम देखते हैं पिछले 20 सालों का, पर यहाँ पर 17% है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए सेफ है इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है।
और अगर आपका शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म का मतलब वैसे मैं लॉन्ग टर्म यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ एटलीस्ट 5 years, क्योंकि आप एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी में रिटर्न दिखने में भी टाइम लगता है। तो कम से कम नहीं तो आप 5 साल 7 साल आप इन्वेस्टेड रहिएगा, उस हिसाब से ही उसमें उतना ही पैसा लगाना जितना आपको लगता है कि हाँ मैं 5-7 साल आई विल नॉट विड्रॉ दैट मनी, मुझे जरूरत नहीं है उन पैसों की, तभी आप वो इसमें इन्वेस्ट करिएगा। अदरवाइज मतलब रिटर्न के हिसाब से अगर हम देखें, सिर्फ यही देखें कि बेंचमार्क रिटर्न कितना है और इतना ही मिलेगा हमें, 17% ही आप मान के चलिए, तो उस हिसाब से भी अच्छा म्यूचुअल फंड है। आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी वैसे ही बहुत रिस्की रहता है। तो मेरे एंड से ये आपके लिए एक छोटी सी वीडियो थी, वैसे तो छोटी नहीं शायद बड़ी ही हो गई होगी, कि इस म्यूचुअल फंड में होने क्या वाला है, इस फंड के बारे में क्या है। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स नहीं थे ना, उनकी पहले की परफॉर्मेंस थी, तो पता नहीं कि परफॉर्मेंस कैसे आएगी। हम बस इंडेक्स की रिटर्न्स ही एक्सपेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा है, कि इंडेक्स में जितना आया 17%, गारंटी नहीं है कि उतना ही रहेगा ऑब्वियसली, बट हाँ उसके आसपास ही रहेगा, जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही शायद ही म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा। तो थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा मुझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।